ठीक है, ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट 3 लेक्चर से हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में किसी का कोई इशू? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई इशू? किसी को अगर लास्ट लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो पूछ लें, ठीक है। लास्ट किसी भी लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। लास्ट अगर किसी लेक्चर में किसी का कोई इशू हो तो पूछ लो। कोई इशू नहीं है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी वो हाइपर सेंसिटिविटी है जिसमें आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज जो है वो सेल के सरफेस एंटीजन के साथ बाइंड होके एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? उस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ने जो है वो उसके ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ने उसके ऊपर अटैक करना होता है और अटैक करके उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स और जितनी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या करना होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने जाके जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स है या बाकी जो मैच सेल्स वगैरह है उनको एक्टिवेट करके सेल को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेल की डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करनी है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक हमने आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ा था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तक, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तक हमने पढ़ा था। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की समझ आ गई है, ठीक है। आगे जो है वो है ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस, ठीक है। ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस जो है वो क्या है? ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस जो है वो सर्टेन कुछ ड्रग्स है, जिस तरह पेनिसिलिन है, क्वेनिडीन है, ठीक है, पेंसिटीन वगैरह जितनी भी ड्रग्स है, ये अक्सर जो है मोस्टली ये ड्रग्स जो है ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब जब ये रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? ये ड्रग जो है वो जाके अटैच होते हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और वहां पे जो उसकी वजह से जो है ये एक एंटीजन बना लेता है, वहां पे एज एंटीजन जो है ये वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं और साथ ही जो है वहां पे आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है। अब जैसे आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है, वो एंटीबॉडीज जो है वो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है वो अटैक करना है, रिएक्ट करना है, वहां पे जो है वो हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और ड्रग है जिसको क्विनाक्रीन्स कहते हैं। क्विनाक्राइंस ड्रग जो है वो अटैच हो जाता है प्लेटलेट्स के ऊपर और वहां पे जो ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो इंड्यूस हो जाती है और उसी की वजह से प्लेटलेट्स के लाइसिस और ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। और जब प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है। इसके अलावा रोमेटिक फीवर के बारे में हमने सिर्फ लास्ट टाइम पढ़ा भी था, ठीक है। अब रोमेटिक फीवर क्या है? रोमेटिक फीवर इस कंडीशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ, और ये जब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के ऊपर अटैक करते हैं उसके साथ साथ जो है ये कार्डियक टिश्यूज के ऊपर जो है वो क्रॉस रिएक्शन कर जाते हैं, उसके ऊपर भी अटैक कर लेते हैं। वहां भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रिलीज होती है और उसी की वजह से जो है वो कार्डियक टिश्यूज के डैमेज हो जाती है, ठीक है। कार्डियक टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं और रिमेटिक फीवर जो है वो कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस।
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, अब टाइप 2 में किसी को कोई इशू तो नहीं है? आवाज इशू कर रहा है? ठीक है, अगर किसी को आवाज का कोई इशू है तो वो अपना नेट चेक कर ले। आज वैसे भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हमारा लेक्चर काफ़ी लेट शुरू हो गया। ठीक है, लिंक में कोई इशू आ रहा था, प्रेजेंटर लिंक में मेरे तरफ जो लिंक आता है उसमें कोई इशू आ रहा था। ठीक है, ये देखिए अब कुछ बच्चों को आवाज़ का इशू है, बाकी बच्चों का ठीक है। तो जिन बच्चों को आवाज़ का इशू आ रहा है तो वो जो है वो आप लोग अपना नेट वगैरह जो है वो चेक कर लें। ठीक है, लास्ट दो स्लाइड्स में दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट दो स्लाइड में क्या है, लास्ट दो स्लाइड में ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या जो ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस किस तरह होता है। अब ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस इस तरह होता है कि मुख्तलिफ ड्रग्स है, जिस तरह पेंसिलिन, पेनिडिन वगैरह जो ड्रग्स है वो जाके आरबीसी के ऊपर अटैच हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारे आईजीजी एंटीबॉडीज है ना वो इंड्यूस हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो एक्टिवेशन के बाद ये क्या करते हैं, कैसे करेंगे, पढ़ के। ठीक है, इतना लंबा चैप्टर है। ओके, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये इतना लंबा चैप्टर है हम कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ के करेंगे और क्या है। ठीक है, ओके, मैं दो स्लाइड्स, लास्ट वाली स्लाइड्स ही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अंबर मैं लास्ट स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो आप। ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस क्या है? पेंसिलिन, क्वेनिडीन और पेनासिटीन मुख्तलिफ ड्रग्स है। ठीक है, इन ड्रग्स ने क्या करना है, इन ड्रग्स ने आरबीसी के ऊपर अटैच होना है, वहां से जो है वो आईजीजी एंटीबॉडीज रिएक्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, वो रिएक्ट कर जाती है इन एंटीबॉडी इन एंटीजेंस के साथ, और साथ ही जो है वो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन काज करती है। इस वजह से इसे हेमोलिसिस कहते हैं, ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस, ड्रग की वजह से हेमोलिसिस। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि आग के प्लेटलेट्स के सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं, उसी की वजह से जो है ऑटो एंटीबॉडीज हमारी जो है वो इंड्यूस हो जाती है और प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करके प्लेटलेट्स की ब्रेक डाउन करती है। जब प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इम्यून सिस्टम, तो ये किस चीज का पार्ट है? अच्छा, लुबाइना का क्वेश्चन है कि इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर नहीं है क्या मिड्स की सिलेबस में? Hypersensitivity is the part of immune system. Okay. ओके, ठीक है, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने इसके बाद जो है वो रोमेटिक फीवर आता है। ठीक है, ये रोमेटिक फीवर में ये है कि रोमेटिक फीवर में स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कार्डियक टिश्यूज के ऊपर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जब एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर अटैक करती है तो उसके साथ साथ कार्डियक टिश्यूज के ऊपर भी अटैक कर लेती है। जब कार्डियक इशू के ऊपर जो है वो अटैक कर लेती है तो इस वजह से हमारी कार्डियक टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्लूडेड है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो कंप्लीट इम्यून सिस्टम इंक्लूडेड है, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, वो सारी चीजें। ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, अब टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये एंटीजन और एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है ये क्रिएट होती है या इनिशिएट होती है। होता क्या है, जब भी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन के खिलाफ हमारी एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी ने उस पे ऊपर अटैक करके एक दोनों नई कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब वो कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मली बॉडी से जो है वो एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, नॉर्मली वो बॉडी से निकलता है वो कॉम्प्लेक्स, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर रह गया तो उसने इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो इनिशिएट करने, वो स्टार्ट करने, और वहां पे जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। मोस्टली सिचुएशन में क्या होता है, मोस्टली सिचुएशन में ये होता है कि रिएक्शन जो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जो रिएक्शन है उसकी वजह से जो है वो, मैंने क्या कहा कि उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है।
नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिमूव होता है फेगोसाइटोसिस के जरिए, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स खुदा न खास्ता अगर बॉडी के अंदर रह गया तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। ठीक है, इसके अलावा द बॉडी मे बी एक्सपोज टू एन एक्सेस ऑफ एंटीजन इन मेनी कंडीशन सच एज persistent infection with a microbial organism or to immunity to cell component and repeated contact with environmental agents। so बॉडी जो है वो ऑल टाइम जी सर जी मैं सर जिसमें स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो वाली पीपी थी, मैं कितनी दफा आप लोगों को समझाऊं, जो इम्यूनिटी की पीपीटी है ना वो इंक्लूडेड है एग्जाम में। ठीक है, इम्यून सिस्टम की दो पीपीटी हमने बनाई थी। ठीक है, एक जो है वो है इम्यूनिटी के नाम से और दूसरा जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से, दोनों इंक्लूडेड है। ओके, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ टेटनस इंक्लूडेड नहीं है, टेटनस के अलावा सब कुछ इंक्लूड है, टेटनस के अलावा हर चीज इंक्लूड है मिड टर्म में। ओके, चलिए अब बॉडी जो है वो मुख्तलिफ एंटीजेंस को एक्सपोज है मुख्तलिफ कंडीशंस में, परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रही है माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी है। ठीक है, इसके अलावा रिपीटेड कॉन्टेक्ट में हम आते हैं एनवायरमेंटल एजेंट्स के साथ। तो बॉडी का जो ये क्लियरेंस मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट मैकेनिज्म है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉडी ने बाहर निकालने हैं। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो खुदा न ख्वास्ता कहीं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल्स के अंदर, इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, कोराइड फ्लेक्सिस के अंदर अगर रह गए हैं तो वहां पे जो है वो इन्फ्लेमेशन काज होगी और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे जो है वो उस टिश्यू के अंदर डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इन्फ्लेमेशन का जो साइट है, जो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, वहां पे भी ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, अब बी सेल्स है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एंटीबॉडीज अटैच है। एंटीबॉडीज ने जो है बी सेल्स ने क्या करना है, बी सेल्स ने एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करने, प्लाज्मा सेल्स जो हमारी है। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली जो है ये इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगर खुदा न ख्वास्ता ये अंदर रह गई तो उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसको हम सिटो इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं कुछ कंडीशंस में, क्योंकि कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बियॉन्ड द पेगोसाइटिक क्लियरेंस जाता है। ठीक है, पेगोसाइटोसिस के जरिए जो है ये क्लियर नहीं हो सकता, इस वजह से जो है ये डिजीज कॉज होती है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर नॉट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है इसके पास जो फिक्स कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो अटैच हो जाते हैं, वो इतना ज्यादा पोटेंट एक्टिवेटर नहीं है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है, लेकिन जो इर्द गिर्द के कॉम्प्लीमेंट को ये एक्टिवेट करता है उस या जो रिएक्ट करता है उसके साथ, उसकी वजह से जो है वो ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें जो एक्टिवेट होता है वो किन कंपोनेंट की वजह से ज्यादातर होता है, वो C3A और C5A की वजह से होती है। और C3A और C5A को हम एनापाइलोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ये वो एनापाइलोटॉक्सिन्स है जिनमें वेजोएक्टिव अमाइंस जो है उन्हें रिलीज करना है, उनकी रिलीज को स्टिमुलेट करना है। C5A जो है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है साइट के ऊपर। ठीक है, जब वो न्यूट्रोफिल जो है वो पेगोसाइटोसिस में नाकाम हो जाते हैं तो वहां पे जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स का एक मेस बन जाता है, पूरा एक मेस बन जाता है वहां पे। ठीक है, और उसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम या लाइटिक सब्सटेंसेस वगैरह जो वो रिलीज होते हैं और उनकी रिलीज की वजह से जो होस्ट के टिश्यूज है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आई? ठीक है, दोबारा सुन लो। कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है C3A और C5A। अब C5A ने क्या करना है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करना है उसकी तरफ। न्यूट्रोफिल्स ने क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के बाहर निकालना है। अब जब न्यूट्रोफिल्स फेल हो जाती है उस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालने में, जब न्यूट्रोफिल्स फेल हो जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालने में,
तो तब वहां पे क्या हो जाता है, एक एग्जेजरेटेड मास बन जाता है, एक मेस जो वहां पे अकोमुलेट हो जाता है। और साथ साथ वहां पे जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम्स है, लाइटिक सब्सटेंसेस जितनी भी है, जो ब्रेक डाउन के सब्सटेंसेस है, वो आके उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके ऊपर जब एक्ट करते हैं तो सराउंडिंग के होस्ट सेल्स जो है वो डिस्टर्ब और डैमेज हो जाती है। अब समझ आ गई? इसके अंदर जो एंजाइम्स जो इंक्लूडेड है या जो एंजाइम्स फंक्शन आउट करते हैं वो कौन कौन से हैं? ये प्रोटीनेज एंजाइम है, ठीक है, कोलेजिनेज एंजाइम है, काइनिन फॉर्मिंग एंजाइम्स है, पोली कैटियोनिक कैटियो कैटियोनिक एंजाइम प्रोटीन्स है, ठीक है। इसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन इंटरमीडिएट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितनी भी लोकल टिश्यूज है हमारे ना, उसको डैमेज करती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वहाँ पे इनिशिएट और इन्हेंस करता है। टाइप टू में भी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर इनमें डिफरेंस तो नहीं है। ओके, वेरी गुड। डिफरेंस मैं बताता हूँ। टाइप टू में भी एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब उसमें और इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? उसके ऊपर उस उधर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था ना, वो कॉम्प्लेक्स क्या था? वो सेल्स की एंटीजन के ऊपर, जो सेल्स के ऊपर एंटीजन थे ना, उसके साथ एंटीबॉडी ने आके अटैच होना था और एक मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन, एक वो जो सेल डिस्ट्रक्टिव एक मेम्ब्रेन बन रहा था, उसकी वजह से सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही थी या सेल के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही थी। आपको ना मैडम सैया कह रही हैं तो जो बच्चों की हाजिरी है ना वो मुझे दे दिया। मैडम सुरैया, ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। वहां पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो क्या था? वो एंटीबॉडी, उसको हम साइटोटॉक्सिक कहते हैं। उसको हम साइटोटॉक्सिक क्यों कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आराम से सुन ले, ठीक है। एक सबसे पहली बात तो ये थी कि वहां पे जो एंटीजन था वो सेल का अपना एंटीजन था, सेल के ऊपर अपना अटैच एंटीजन था, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि जब वो कॉम्प्लेक्स बनता था तो उसकी वजह से हमारी जितनी भी साइटोटॉक्सिक सेल्स थे ना, नेचुरल किलर सेल्स वगैरह, वो सारे इन्वॉल्व थे उसमें। इसके अंदर साइटोटॉक्सिक सेल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इस दूसरी बात, इसके अंदर जो एंटीजन है वो बाहर से आया हुआ एंटीजन है, सेल का अपना जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अपना एंटीजन है वो नहीं है, बाहर से आया हुआ एंटीजन है। उस एंटीजन की वजह से सराउंडिंग टिश्यूज है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब समझ आ गई? ओके, अब क्लियर है? ओके, टाइप 3 के अंदर जो
मेन एग्जांपल्स है वो है अर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, ये तो मेन एग्जांपल्स है, अर्थस रिएक्शंस और सीरम सिकनेस। अब अर्थस रिएक्शन जो है ये एक डॉक्टर था, डॉक्टर अर्थस, उसके नाम की वजह से जो है इसे अर्थस रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अर्थस रिएक्शन जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है जो इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से लोकलाइज साइट्स के ऊपर इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से कॉज होता है। उसने क्या किया, उसने ये किया कि रिपीटेडली उसने सबकुटेनियस इंजेक्शंस लगाए एंटीजन के, एक नॉर्मल हॉर्स सीरम के, ठीक है, किसी एनिमल को, रैबिट को लगाए उसने, ठीक है, या किसी और एनिमल को उसने लगाए, रिपीटेडली उसने सबकुटेनियस इंजेक्शंस लगाए, हॉर्स सीरम लिया उसने, किसी और ऑर्गेनिज्म को दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, कोई लोकलाइज इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जब ये इंजेक्शन जो है वो सबकुटेनियसली या इंट्राडर्मली सेम सेंसिटाइज एनिमल को बाद में लगाया गया, तो उनमें लोकल रिएक्शन जो है वो डिवेलप हो गए। ठीक है, और ये रिएक्शन जो थे ये क्या थे, ये रिएक्शन जो थे ये एडिमेटस रिएक्शंस थे। अर्ली स्टेज में एडिमा बन गया था, लेकिन लेटर स्टेज में क्या हुआ कि वहां पे हेमरेज और निक्रोसिस स्टार्ट हो गया। किया क्या था इस बंदे ने, अर्थस रिएक्शन जो है ये डॉक्टर अर्थस की वजह से जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डॉक्टर अर्थस के नेम की वजह से जो है इसे अर्थस रिएक्शन कहा जाता है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने हॉर्स से, नॉर्मल हॉर्स से सीरम लिया, ठीक है, और उसे बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर लिया, रिपीटेडली उसने सबकुटेनियसली सबको अंदर इंजेक्ट कर लिया। हाई लेवल था इसमें सीरम आईजीजी, कोई लोकलाइज इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन बाद में इसने क्या किया, जब बाद में दोबारा वही एंटीजन उसने सबकुटेनियस या एंटरडर्मली सेंसिटाइज एनिमल को बाद में लगाया, ठीक है, सेंसिटाइज एनिमल को बाद में लगाया, तो वहां पे लोकलाइज इन्फेक्शन कॉज हुआ। पहले जब इसने लगाया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में इसने क्या किया, इसने सबकुटेनियस भी लगाया, इंट्राडर्मली भी लगाया। बाद में ये देख रहा था जब इंट्राडर्मली और सबकुटेनियस दोनों लगाई इसने, और कुछ एनिमल्स जो थे वो सेंसिटाइज थे, तो उनके अंदर लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जब स्टार्ट हो गया, ये इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में जो है वो सर 30 की टेनिस शीट थी मेरे पास, और तब तक आउट हो जाना, फिर मैं कैसे ओके स्टूडेंट्स, वो मैडम आई थी, मैडम कुछ पूछ रही थी, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का?
ठीक है, पहले इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ और बाद में क्यों हुआ, रीजन। ओके सर, जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी उन्हें पेपर नहीं देने देगी। किस किस के अटेंडेंस का इशू है? किस किस के अटेंडेंस का इशू है? ठीक है, अभी खैर अटेंडेंस के ऊपर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, और अगर हुआ भी होगा शायद मैडम को अभी ये अंदाजा होगा। चल ठीक है, अभी अटेंडेंस का इस तरह, अटेंडेंस तो ऑलमोस्ट आप लोगों की ठीक है ना, तो जिसका अटेंडेंस ठीक है वो फिक्र कर रही है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, स्टार्ट में जब उसने इंजेक्शन लगाया उसमें हाई लेवल था सीरम आईजीजी का, लेकिन स्टार्ट में कोई लोकलाइज इफेक्ट नहीं आया। वो दोबारा चेक कर रहा था। फिर जब स्टार्ट में इफेक्ट नहीं आया, उसने क्या किया, उसने दोबारा से वो इंजेक्शन दिया। जब दोबारा से दिया ना तो दोबारा इफेक्ट आ गया, लोकलाइज इफेक्ट आ गया। तो उससे इसने देखा कि अगर हम रिपीटेडली जो है वो एक लोकलाइज, अब स्टार्ट में हम लगा रहे, स्टार्ट में इफेक्ट नहीं आया और बाद में इफेक्ट आ गया, क्यों आया? उसे इसने यह अंदाजा लगाया कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये फास्ट नहीं हो रहा, ये स्लो रिएक्शन हो रहा है, और इसी वजह से इसको फिर डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसमें भी एक एलर्जी टाइप हो गई ना, इंजेक्शन लगाया उसने, उस इंजेक्शन की वजह से जो है वो लोकलाइज इन्फेक्शन हो गया, लोकलाइज प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, लेकिन पहले नहीं आया, जब उसने स्टार्ट में लगाया तो प्रॉब्लम नहीं आया, बाद में जब दोबारा सेंसिटाइज एनिमल को लगाया तो प्रॉब्लम आ गई है। हुआ क्या, हुआ ये कि इसका रिएक्शन जो था वो स्लो हुआ था, इसकी रिएक्शन में टाइम ज्यादा लगा था। ठीक है, इसकी रिएक्शन के अंदर टाइम ज्यादा लगा था। ओके ठीक है सर, हमें पता नहीं हमारी कितनी परसेंट अटेंडेंस, वैसे 85% जो है वो मस्ट है। हाँ, बस सिर्फ ये है कि आप पहले से आप लोग ये देख लो कि किसी का लॉगिन का कोई इशू ना हो। ठीक है, जिसके लॉगिन का इशू होगा वो लास्ट एंड टाइम पे जो है वो लॉगिन दोबारा जो है वो दो लॉगिन इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। अगर लॉगिन इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो पेपर नहीं दे पाएगा। तो पहले से आप लोग जो है ये माइंड में रख लें कि आज ही जिसके लॉगिन का इशू है वो आज ही मुझे जो है वो सारी चीज़ें भेज दें। ठीक है, ओके। जिसके लॉगिन का इशू है ना वो मुझे पहले से बता दें। जिन जिन के लॉगिन का इशू आ रहा है वो आज मुझे डिटेल से वो शेयर कर दे। ठीक है।